देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। गुज़िश्ता हफ्ता बहुत अच्छा रहा, मालिक लोग बहुत खुश हुए हैं। पाक फ़ौज ने मुसद्दक़ा इंटेलिजेंस इत्तलात पर 5 गैर मुल्कियों को बाजियाब कराया है। कुरम एजेंसी से उनको बाजियाब करा के लेके आया गया है। अमेरिका और कैनेडियन हुकूमतें बहुत खुश हुई हैं। हज़रत ट्रंप ने शाबाश बाकायदा भेजी है और उन्होंने ये कहा है कि इस ऑपरेशन से ये लगता है, मफ़हूम बता रहा हूँ, इस ऑपरेशन से ये लगता है कि पाकिस्तान डू मोर पर राज़ी हो चुका है। अब हज़रत ट्रंप की ये खुशफहमी या गलतफहमी किस हद तक, कितनी दिन तक बरकरार रहती है, इसका फ़ैसला तो आने वाला वक्त करेगा। लेकिन इस एक ऑपरेशन से ये बात तो दुरुस्त साबित हो गई कि अमेरिका हो या कनाडा, मगरिब में बहरहाल इंसानों की और ख़ास तौर पे उन इंसानों की जो बदकिस्मती से अपने शहरी हों, उनकी बड़ी कदर व कीमत है। जब इस एक ऑपरेशन पर पाकिस्तान की पीठ थपथपाई जा रही है, जबकि पिछले कुछ अरसे से जो हमारे साथ सलूक किया जा रहा था वो आप सब जानते हैं। अब आपको दिखाते हैं तस्वीर का दूसरा रुख। पाकिस्तान में जमहूरियत का राग गाने वालों की आपको वो चीज़ें दिखाते हैं कि एक दौर था पाकिस्तान में जब मफाहमत की सियासत की जा रही थी, जमहूरियत की रागनी सुनाई जा रही थी, और साल 2012 में कराची की तारीख़ का सबसे खूनी साल वो साबित हुआ। हज़ारों अफराद जाँ बहक हुए, हज़ारों अफराद की लाशें गिरीं, आए दिन हड़ताल, आए दिन खूनी फसादात। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उस वक्त भी अपना काम कर रही थी। ये अलग बात है कि वो काम किसी की समझ में नहीं आ रहा था, या शायद मैं ही इतना कम अक्ल वाक़ हुआ हूँ कि मुझे उनका काम समझ में नहीं आया, क्योंकि अगर वो काम कर रहे होते तो शहर में हज़ारों अफराद कैसे मार दिए जाते। बताया जाता था कि ये लियारी गैंग वॉर और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के दरमियान की लड़ाई थी, जिसमें कराची के हज़ारों शहरी अपनी जान से महरूम हुए। लेकिन जो कुछ भी था, ये तय है कि जमहूरियत के इस दस्तरखान से, मफाहमत के इस दस्तरखान से हर आदमी ने बिसात भर बोटियाँ उठाईं। अब आपको दिखाते हैं एक ऐसा नादिर शाही नुस्खा, मफाहमत के बादशाह पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन जनाब आसिफ अली जरदारी की वो नुक्ता चीनी जो उन्होंने मौजूदा सूरत हाल में फप्ती कसते हुए KPK खान साहब को आईना दिखाया, फिर उन्होंने नवाज शरीफ साहब को आईना दिखाया है। ये भूल गए कि जब उनके पास ताकत थी, इक़्तिदार था, तो उन्हें यहाँ के लोगों के लिए कुछ करना था। अब उन्हें वहाँ कचरा नज़र आ रहा है KPK में। इससे पहले कि मैं इस बयान का मज़ीद पोस्टमार्टम करूँ, ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए उन्होंने फरमाया क्या है। कल मैं परवेज़ खटक साहब के गांव में था, वहाँ भी नया पाकिस्तान नज़र नहीं आया, सिवाय कचरे के ढेरों के और कुछ नज़र नहीं आता। हमारे ज़माने में भी कुछ हमें एक जज साहब टकर गए थे और मेरे प्राइम मिनिस्टर को उन्हें घर भेज दिया था। उसके बावजूद हमने ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो क्लीन कट की थी। हमने कोई जुलूस नहीं निकाले, हमने यूसुफ रज़ा को नहीं कहा कि भाई आप निकलें पूरे पाकिस्तान में और जजेस के ख़िलाफ़ आप एहतजाज करें। ये इनका तरीका है। ये अभी मरी से निकलते हैं और इस्लामाबाद पहुंचते हैं और फिर आगे देखते हैं लोग कम हैं तो रुक जाते हैं, फिर जहाँ कुछ होते हैं वहाँ खड़े हो जाते हैं और पूछते हैं कि मुझे निकाला क्यों। मैंने कहा ना कि अगर आपको इसमें कोई शक था तो आप निकले क्यों, आप बैठे रहते। देखा आपने कितना बड़ा एहसान पाकिस्तानी कौम पर, पाकिस्तानी जमहूरियत पर और ख़ुद जमहूर पर, पाकिस्तानी अवाम पर आसिफ अली जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी ने फरमाया कि वो अपने एक वज़ीर-ए-आज़म के निकाले जाने के बाद भी उन्होंने जो है वो हुकूमत को डिस्टेबलाइज़ करने की, जमहूरियत को डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश नहीं की। ये अलग बात कि जमहूर बेचारी इखलाक़न अपनी जान जाने आफरीन के सुपुर्द करती रही, लोग रोज़ाना मारे जाते रहे। उसके बाद फिर पाकिस्तान में वो दौर भी आया कि जब हीट स्ट्रोक से लोग मर गए। हीट स्ट्रोक और दहशतगर्दी का ताल्लुक़ तो कोई भी नहीं है, बात बेहिसी की बता रहा हूँ। हीट स्ट्रोक से कराची में सैकड़ों नहीं हज़ारों अगेन मौत हुई, 3000 या 4000 मोहतात अंदाजे के मुताबिक अमवात हुई। और उस वक्त फिर अगले दिन अखबार में एक तस्वीर शाया हुई जो इस वक्त आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि ये अचानक मेरे दिमाग में आया है, लेकिन बहरहाल इसे झुटलाया नहीं जा सकता। हमारे उस वक्त के वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो इस वक्त खुशकिस्मती या बदकिस्मती से नाअहल हो चुके हैं, मदीना शरीफ जाके नवाफिल की अदायगी कर रहे थे। अब ये एक बड़ा सवाल है कि अगर एक हुक्मरान, उसकी नाक के नीचे अवाम तरस रहे हैं, दादरसी के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती हब है, जो पाकिस्तान की इक़्तिसादी शहर है, वो पता नहीं क्या क्या है, उसमें 3000-4000 अम्मात हो जाती हैं और वहाँ लोगों को दादरसी देने के लिए न सूबाई हुकूमत मौजूद थी, न यहाँ की कोई पॉलिटिकल ठेकेदार मौजूद थे, न हमारे उस वक्त के वज़ीर आज़म मौजूद थे जो तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बने थे इस अहद, इस एक वादे के साथ कि मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनकर पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करूँगा। अब आते हैं सीधे उस एक पॉइंट पर जिस पर आज का प्रोग्राम डिपेंडेंट है। दिखाते हैं आपको उन हज़रत की तस्वीर
जो गिरफ्तार हुए, गिरफ्तारी के बाद बड़ा शोर गुगा डाला गया कि इनको गिरफ्तार करके हमने बड़ा एहसान फरमाया है। एक बार फिर कौम को नवीद मुसर्रत सुनाई गई कि इनको पकड़ के हमने कराची को अमन व अमान का गहवारा बना दिया। ये जब पकड़े गए थे तो उस वक्त कुछ घंटों के लिए तो मुझे भी लगा था कि वाकई अब अमन व अमान हो जाएगा। इन्होंने पुलिस की हिरासत में 160 आपको दिखाई दे रहा है कि इस वक्त लिखा हुआ टेलीविजन स्क्रीन पर, एक बयान के मुताबिक, अखबारी बयान के मुताबिक 197 अफराद के कत्ल का एतराफ़ फरमाया है। इन्होंने ये भी कहा कि इन्हें बाकायदा हर काम के लिए सियासी पुष्टपनाही हासिल थी। सियासी पुष्टपनाही के साथ साथ ये लोगों से अखलाकन कभी कभी भत्ता भी वसूल कर लिया करते थे, जो माहाना बुनियादों पर होता था। 1 करोड़ 20 लाख की रकम इन्होंने बताई है, पता नहीं और कितने मुस्तहिकीन को कितने पैसे जाते होंगे। 1 करोड़ ये ऊपर वालों को दे के और 20 लाख अपनी जेब में डाल लिया करते थे, इनका कहना है ये। अच्छा, इसमें एक बड़ा ड्रामाई आपको चीज़ नज़र आ रही होगी इस वक्त स्क्रीन पे। ये अकेले स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रहे, ये इस वक्त जिन लोगों के साथ नज़र आ रहे हैं उनकी उस वक्त भी सूबे पे हुक्मरानी थी, उनकी इस वक्त भी सूबे पे हुक्मरानी है। अब आपको दिखाते हैं उस वक्त के वज़ीर दाखिला का वो बयान जो उन्होंने बड़े जोम में आकर के दिया था, इन हज़रत फरमाई थी। ज़रा देखिए क्या कह रहे हैं। ऑडियो एक बार फिर नहीं आ रही, इसका मतलब है या तो उज़ैर बलोच या तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का कोई दिलदादा ऊपर पीसीआर में मौजूद है। लेकिन बहरहाल मैं आपको रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए बता दूं कि उन्होंने हज़रत जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने सीना ठोक करके कहा था कि लियारी अमन कमेटी वाले, उज़ैर बलोच वाले मेरे वॉटेवर हैं। ऑडियो आ गई है तो चलाइए। मैं कहता हूँ अमन कमेटी वाले हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, हमारे बच्चे हैं। हाँ, वो पीपल्स पार्टी के हैं, शहीद भुट्टो के सिपाही हैं, शहीद रानी के भाई हैं। जी, ये पीपल्स पार्टी के थे। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब कंफर्म कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के सिपाही थे। इन सिपाहियों ने कितने लोगों की जानें ली वो एक अलग सवाल है। अब आपको दिखाते हैं जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के इस बयान की सरीहन तरदीद जो इस पार्टी के सबसे बड़े रहनुमा ने ऑन एयर कही। दिखाइए। अल्ताफ हुसैन के बाद आपकी भी बारी आ सकती है। उनके लिए एक सौलत मिर्ज़ा साहब ने बयान दिया, तो कुछ दिनों में अगर उज़ैर बलोच पाकिस्तान आ गए तो हो सकता है उज़ैर बलोच आपके खिलाफ बयान दे दें। पहली बात तो उज़ैर बलोच का और हमारा कोई वास्ता नहीं है। अच्छा, पीपल्स पार्टी में कभी रहे नहीं। और दूसरी बात यह है कि जो भी हालात होंगे आदमी उसको फेस करेगा। उज़ैर बलोच पीपल्स अमन कमेटी में थे, तो पीपल्स अमन कमेटी का भी पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं? कोई वास्ता नहीं। तबलीगी जमात से मेरा ख्याल है उनका वास्ता होगा, ये बताना भूल गए आसिफ अली जरदारी साहब। अब आपको दिखाते हैं इस बयान के कुछ अरसे के बाद दोबारा उस वक्त के साबिक वज़ीर दाखिला जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का एक और एतराफ़ी बयान। मेरा ख्याल है ये चश्मकुशा ज़रूर होना चाहिए। दिखाएंगे। अमन कमेटी मेरे से पहले, हमारी पीपल्स पार्टी की हुकूमत आने से पहले की बनी हुई थी, हमें तो वो विरसे में मिली थी, तो इसलिए रिकॉर्ड सही रखा करें, आप ट्विस्ट न करें। अगर मैंने बनाई होती तो अल्लाह ने मुझे इतनी हिम्मत और गुर्दा दिया है कि मैं ओन करता, जिस तरह मैं उज़ैर बलोच को आज भी अपना भाई ओन करता हूं। कन्फ्यूजन बढ़ सी गई है। गुर्दे वाले साहिब गुर्दा कह रहे हैं कि वो मेरे भाई थे, और मेरे ख्याल है गुर्दा लेस जितने अफराद थे वो इससे डिनाई करते रहे। उनके ख्याल के मुताबिक उन्होंने उज़ैर बलोच को कभी नहीं देखा। उज़ैर बलोच की जितनी तस्वीर मीडिया पे मौजूद हैं वो सब फ़रोई नहीं तो वो कहीं किसी एक इवेंट पे किसी के साथ भी जैसे यूं ही तस्वीरें अज़राए अखलाक खिंचवा ली जाती हैं, शायद वो उनमें से कुछ एक था। उज़ैर बलोच का ताल्लुक़ किससे था, उज़ैर बलोच को कंट्रोल कौन कर रहा था, उज़ैर बलोच के अलावा कितने सियासत में, पाकिस्तानी सियासत में कितने और उज़ैर बलोच हैं, कौन कौन उनको कंट्रोल कर रहा है, ये आज का मौजू। इस एक मौजू पर अपने मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन प्रोग्राम के अगले हिस्से में। तब तक हमारे साथ रहेगा। यहाँ वक्त एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन। हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तारुफ कराता चलूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर आजिज़ धामरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से कामरान अख्तर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब एज दिफाई तज्ज़ियाकार हमारे साथ आज के शो में मौजूद होंगे। सबसे पहले आजिज़ धामरा साहब के पास जाऊँगा। सर, मैंने प्रोग्राम के पहले हिस्से में
उज़ैर बलोच नामी एक किरदार के खसाइल और उनके फ़वाइद और उनके मुज़म्मिरात पे कुछ रोशनी डाली। ये मुझे बताइएगा, उज़ैर बलोच का नाम आपने कोई सुना है कभी? कौन थे ये हज़रत, किससे ताल्लुक़ रखते थे, इनके पालनहार कौन थे, किसी से कभी अगर कोई सुनवाई हुई हो? देखें जी, उज़ैर बलोच एक शख्स है कराची में, और वो पहले पीपल्स पार्टी में भी थे, अब वो किसी एजेंसी के अंडर है, और उनको अब ख्याल आया है कि जरदारी साहब ने के कहने पे उन्होंने कोई शुगर मिल, 14 शुगर मिले हैं, उनको गन पॉइंट पे उन पे कब्जा भी किया है, और किसी को भत्ता देते भी थे और कहीं से भत्ता लेते भी थे, तो वो अदालत में पेश हो जाए, यहाँ तक तो मुझे पता है। मगर उनकी स्टेटमेंट कहाँ तक वैलिड है या नहीं वैलिड है, उसको वो जब गिरफ्तार नहीं थे तब तक उज़ैर बलोच के हवाले से ये बातें सामने आनी चाहिए थी, मगर जब से वो गिरफ्तार है उसके बाद की स्टेटमेंट पे वो एक अच्छा सर, यहाँ बहुत चूंकि आप मेरे साथ ऑडियो पे मौजूद है तो मैं कता कलामी की इजाजत चाहता रहूंगा आपसे वक्तन फवक्तन। आपने प्रोग्राम का चूंकि पहला इब्तदाई हिस्सा नहीं देखा होगा, 2015 में आसिफ अली जरदारी साहब का एक क्लिप मैंने भी चलाया जो ऑन एयर हो चुका है। आसिफ अली जरदारी साहब धड़ल्ले से उन्होंने एतराफ़ किया कि उज़ैर बलोच नामी कोई किरदार कभी पीपल्स पार्टी का हिस्सा नहीं रहा। अभी मैंने आपसे पूछा कि आप जानते हैं उज़ैर बलोच को, तो आपने कहा कि वो एक ज़माने में पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे। सर ये मुझे बताएंगे, एक सेनेटर जो आसिफ अली जरदारी की नाक के नीचे काम कर रहा हो, उसको तो पता है कि उज़ैर बलोच कौन था, लेकिन आसिफ साहब भूल गए कि उज़ैर बलोच कौन था। देखें, पॉलिटिकल पार्टीज में लोग आते हैं, काम करने आते हैं। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं किसी तकरीब में जाता हूं तो हजारों लोग मुझसे सेल्फियां निकालते हैं। उसका ये मकसद नहीं है कि जिसने मेरे साथ सेल्फी निकाली और उसके तमाम गुनाह और पापों का जिम्मेदार मैं हुआ। इसलिए मैंने कहा कि किसी इलाके से अगर कारकुन के तौर पर किसी ने काम अगर स्टार्ट किया हो तो वो जरूरी नहीं है कि लीडरशिप उनको जाने। और उज़ैर बलोच और आसिफ साहब में बहुत बड़ा फर्क है। अगर आप ये कहेंगे कि किसी पॉलिटिशियन के साथ किसी ने अगर तस्वीर खिंचवा ली और वो उसको जानता है, तो ये भी नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है कि आप अगर आ जाए फील्ड में बतौर एंकर, आपसे कोई तस्वीर खिंचवा ले, कोई सेल्फी खिंचवा ले और उसके गुनाहों का जो इल्जाम है वो आपके ऊपर आ जाए। इसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। राइट सर, आजिज धामरा साहब मेरे साथ रहिएगा, मैं प्रोग्राम में शरीक अपने दूसरे मेहमानों से भी गुफ्तगू कर लूं। आपसे इल्तिमास है मुअद्दबाना कि काइंडली हमारे साथ लाइन पे ही रहिएगा। सर कामरान साहब ये मुझे बताइएगा, उज़ैर बलोच को नजराने अकीदत पेश करने के लिए तो पूरा प्रोग्राम पड़ा है, एक और बुजुर्ग का नाम, एक बड़ी मशहूर हस्ती है सौलत मिर्ज़ा, मुझे याद आ रहा है, जानते हैं आप कौन थे, किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं? बिल्कुल जो है वो हिस्सा रहे हैं, MQM का जो है वो हिस्सा रहे हैं, और जो है वो सज़ा भी पाई। जो जुर्म किए और जो उन पर केसेस बने उसमें मेरे ख्याल से सज़ाए मौत उनको गालिबन जो है वो हो चुकी है। और इसके साथ साथ मैं भी आपके इंटरव्यू में मैंने सुना सारा उज़ैर बलोच साहब का और आजिज धामरा साहब का जो बयान सामने आया, ये बड़ा मज़े का खेज़ मैं कहूँगा कि ये आज का इसको लतीफ़ा कहा जाए तो मुनासिब रहेगा। उज़ैर बलोच वो शख्सियत है कि जिसके कारनामों की बदौलत जो शहर में जो कुछ होता रहा है, यहाँ पर हज़ारों बेगुनाह शहरियों को, सैकड़ों MQM के वर्कर्स को जो है वो बेगुनाह शहीद किया गया। यहाँ पर भत्ते माफिया का राज था। इस वजह से इस गुंडागर्दी की इजाजत दीजिएगा क्योंकि इस वक्त स्क्रीन में वो अनमोल हो चुकी है। जिस वक्त आप ये बातें कर रहे हैं मुझसे और जिस वक्त आप नाज़रीन को यकीन दिला रहे हैं कि उज़ैर बलोच एक वाकई स्याह करतूत का हामिल एक आदमी है, इस वक्त हमारे नाजरीन MQM मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कुछ इन्वर्टेड कॉमास में रहनुमाओं के साथ सौलत मिर्ज़ा नामी इस बुजुर्ग की तस्वीरें देख रहे हैं। ये तस्वीरें यूं ही नहीं खिंचवाई गई, एक तस्वीर में बल्कि एक वीडियो में तो वो अल्ताफ हुसैन जो उस वक्त आपके पार्टी हेड हुआ करते थे, उनके फेवर में जेल में मुनक्किदा एक तकरीब में बाकायदा नारे लगा रहे थे और ये आखिरी मनाजिर उनकी फांसी के हैं। सौलत उज़ैर बलोच के बारे में हम बात कर लेंगे। आजिज धामरा साहब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। ये मुझे बताइए, पाकिस्तानी सियासत में उज़ैर बलोचों और सौलत मिर्ज़ाओं की क्या ज़रूरत है? सौलत मिर्ज़ा को अंजाम तक पहुंचा देने का मतलब ये नहीं है कि इंसाफ हुआ, कोई माने तो माने, कम से कम मैं तो नहीं मानता। ये मुझे बताइए, सौलत मिर्ज़ा ने ट्रिगर दबाया, सौलत मिर्ज़ा को गन किसने दी, सौलत मिर्ज़ा को इंस्ट्रक्शन किसने दी? वो एक आदमी के जिसकी बिल्डिंग्स इस वक्त कराची में मौजूद हैं, जो इस वक्त भी अरबपति है, दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ पाकिस्तान से हर माह वो अपना खर्चा मंगवाता है और हमें बाकायदगी से हर महीने बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हमें एक तरफ तो इदारे बेवकूफ़ बनाते हैं प्रेस रिलीज भेज करके कि कराची में अमन हो गया, अगर कराची में अमन हो गया तो इन तमाम कल्प्रिट्स को सज़ा क्यों नहीं हुई? सौलत मिर्ज़ा को मौत की नींद सुला देने का मतलब ये नहीं है कि उसके हैंडलर्स को अंजाम तक पहुंचा दिया गया। बिल्कुल, उसका हैंडलर कौन था, उसका मुझे नाम बताएंगे आप?
नहीं, मेरे इल्म में नहीं है इनका वो हैंडल कौन था। अगर आपके इल्म में तो काइंडली आप मेरे इल्म में इजाफा कर दीजिए। नहीं, मेरे इल्म में नहीं है, अगर आपके इल्म में है तो मेरे इल्म में भी इजाफा कर दीजिए। जो भी उनका सरपरस्त रहा हो या जो भी हो, उनको जो चलाने का कोई भी किरदार हो, चलाने वाला, मैं समझता हूँ कि उसको अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद साहब, आपको शो में खुशामदीद कहता हूं। सर, पहला सवाल मेरा ये बताइए, पाकिस्तानी सियासी जमातों को अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली अगर ये एलिगेशन ना समझा जाए, उज़ैर बलोचों और सौलत मिर्जाओं की ज़रूरत रही है, ये बात तो सही है, लेकिन कुछ बदख्वाहों का, कुछ कम नज़रों का, कुछ पाकिस्तानी इदारों से खाइफ लोगों का कुछ ये भी मानना है कि इसमें हमारे इदारों का भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोल होता है। क्योंकि अगर उज़ैर बलोच वारदात करता रहा तो इदारे क्या कर रहे थे? 197 मर्डर किए, एक मर्डर पे भी किसी इदारे का हाथ उज़ैर बलोच के गिरबान तक नहीं पहुंचा। एक खास वक्त का इंतजार किया और उसके बाद उसको पकड़ के अपने जो है वो जेल तक पहुंचा दिया। सौलत मिर्जा एक खास आदमी की टारगेट किलिंग तक इंतजार किया, उससे पहले सौलत मिर्जा जो कुछ करता रहा, हमारे इदारे कहां थे? हमारे इदारे क्या कहेंगे सर? वो एमक्यूएम से उसको डिसऑन कर दिया था, एमक्यूएम ने निकाल दिया था। जो जी अमजद साहब, जो वक्त की जी हुकूमत वक्त जो होती है उसके अपने मफादात होते हैं और वो मफादात के लिए ही ये लोग काम करते हैं और उन मफादात की वजह से अदारों को मफलूज किया जाता है। अब आप इस वक्त देख लीजिए कि मैं मिसाल दे रहा हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ का साहब का जैसे केस था तो नैब का फातिहा पढ़ा गया। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर, लाउड एंड क्लियर। अच्छा, नैब का फातिहा पढ़ा गया आपके सुप्रीम कोर्ट में, और स्टेट बैंक के डिप्टी गवर्नर थे जिनके ऊपर कई आप केसेस हैं फ्रॉड वगैरह के, वो अब आप देख लीजिए कि नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट है। फिर एससीसीपी में 2 नंबर लोग बैठे हुए थे। तो अदारों को हुकूमतें बर्बाद करती हैं ताकि वो उनकी ताबे रहें और जो कुछ भी आप वारदातें करना चाहते हैं उनमें आपको उनसे सपोर्ट मिलती रहे और आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम भी ना आए। इसी तरह जब काम शुरू हुआ था कराची में तो आपको याद होगा कि ये जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है उसके ऊपर जब छापा मारा रेंजर्स ने तो कोराम मच गया था, सबको तकलीफ हुई। उसकी वजह बुनियादी यही थी कि वहां से बहुत सारा मवाद था जिससे हुकूमत। अच्छा सर, ये आपने मुझे एक और सवाल करने का मौका इनायत कर दिया। ये मुझे बताइए, रेंजर्स ने इस अरसे में जितना फ्यूल भी जलाया, जितनी जगह भी जाकर के उन्होंने छापे मारे हैं, वहां से वो सारी दस्तावेजात तो ले गए। इन दस्तावेजात की फोटोकॉपी करके जामा मस्जिद के बाहर फराहम किया जा रहा है पब्लिक को ताकि उनमें अवेयरनेस आए, या इनका कुछ कॉन्क्रीट कुछ किया भी जा रहा है? क्योंकि आज तक किसी कल्प्रेट को 450 अरब का जिस पे इल्जाम था वो तो वहां जमानत करा के और बाहर रवाना हो गया। तो फिर रेंजर्स को मूव कराने का, सिविक सेंटर में छापा मारने का, और उसके बाद फिर फोटो सेशन होता है, फिर लोगों में सरासीनगी फैलती है। वहां सिविक सेंटर वाले बंदे कहते हैं कि यार किसी को भी पकड़ लिया जाएगा, कभी भी पकड़ लिया जाएगा, इसलिए मैं तो काम नहीं करता। आपके ख्याल में ये फोटो सेशन था या वाकई इसका कोई खास ऑब्जेक्टिव होता है और वो हासिल हो चुका? नहीं, ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि रेंजर्स को जो भी इख्तियारात दिए जाते हैं वो हुकूमत देती, क्योंकि रेंजर्स फेडरल गवर्नमेंट की फोर्स है और वो एक सूबे की रिक्वेस्ट के ऊपर उनके हवाले की जाती है और फिर सूबा आगे तय करता है कि उनको किस तरह के इख्तियारात देने हैं। चुनाचे रेंजर्स के पास जब 90 दिन रखने के इख्तियारात होते थे तो एक GIT करते थे, वो रिपोर्ट तैयार होती थी, लेकिन उसके बाद वो रिपोर्ट पुलिस के हवाले हो जाती थी। वो चाहें तो नई GIT कर लें, वो चाहें तो उस रिपोर्ट को तब्दील कर लें, क्योंकि ट्रायल फिर पुलिस ने करवाना है और वो हुकूमत जो भी प्रोविंस में हुकूमत है उन्होंने तो ट्रायल का अरेंजमेंट आगे करना होता है। अब जितने भी रेंजर्स ने लोग पकड़े हैं उनमें से किसी को भी सज़ा नहीं हुई, क्योंकि वो जेलों में बिठा दिए हैं, उनके ट्रायल नहीं हो रहे। और आपने देखा कि जेलें जो हैं कराची वगैरह में और उधर उधर वो जराइम की आमाजगाह बन गई हैं। जराइम पेशा लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं और वहाँ पे एक अलग दुनिया चल निकली है जो कि जराइम में मुलव्वस है। तो ये ट्रायल ना करने का नतीजा ये मुझे बताइएगा आजिज धामरा साहब, ये हमारा जो जुडिशल सिस्टम है इसके ऊपर तो हम बात नहीं करते। ये मुझे बताइएगा सर, ये हमारी हुकूमतें जो हैं, अगर हम पीपल्स पार्टी की हुकूमत की बात करें, उज़ैर बलोच कतई नज़र इसके कि किसी के साथ भी था, उसका एसोसिएशन या कुछ भी करता रहा, आपके ख्याल में कानून साजी के लिए मुजरिमान को उनके कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए कतई नज़र उनकी पॉलिटिकल अफिलिएशन, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने जब वो विफाक में थे तब क्या किया, इस वक्त आप सूबे में तब क्या किया सर? आजिज धामरा साहब, सर आपको मेरी आवाज आ रही है? ये सवाल मैं अपने आप से पूछ रहा हूं। हेलो आजिज साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है सर?
जी अगर आप रिपीट करें, क्योंकि मैं टेलीफोन पे हूं, आपकी आवाज के लिए। जी सर, मैं सवाल अपना रिपीट करता हूं। सर, आप मरकज में भी थे, आप सूबे में भी थे और आज आप सूबे में मौजूद हैं। ये मुझे बताइएगा, मुजरिमान को, मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए, कता नजर इसके कि उसका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है या MQM से, पीपल्स पार्टी ने क्या किया? सर, उज़ैर बलोच को मंतिकी अंजाम तक कब पहुंचाया जाएगा? हमारा जुडिशल सिस्टम उसको छोड़ दीजिए, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स ने क्या किया? पीपल्स पार्टी के उसने क्या किया? आपको याद होगा कि लियारी के अंदर जितने भी ऑपरेशन हुए, पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत मौजूद थी और हमने क्रिमिनल्स के खिलाफ लियारी में ऑपरेशन किए और हमारे ऊपर ये तनकीद होती रही कि लियारी जो पीपल्स पार्टी का किला रहा है, अपने ही इलाके में पीपल्स पार्टी जो है वो ऑपरेशन कर रही है। जब पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ने ये महसूस किया कि एक पुरअमन इलाके में, कराची में क्रिमिनल लोगों ने वहां पर अड्डे डाल दिए हैं, तो हमने ऑपरेशन किए, 12 ऑपरेशन किए हैं वहां पर। हमारे पुलिस अफसरान की वहां पर और जवानों की शहादतें होती रही। तो ये बात कहना कि हम खामोश बैठे हुए थे, ये बिल्कुल मैं इस बात की तरदीद करता हूं कि हमने ऑपरेशन किए, वक्त ब वक्त किए। और आज अगर उज़ैर गिरफ्तार भी है और कानून की गिरफ्त में है, अगर उसको रेंजर्स ने भी गिरफ्तार किया तो जाहिर है कराची के अंदर रेंजर्स और पुलिस दोनों मुश्तरका ऑपरेशन कर रहे थे। तो लियारी के अंदर तो ऑपरेशन हुए हैं, हमारी हुकूमत के दौरान हुए हैं। तो इसलिए ये सवाल हमसे कि हम खामोश बैठे हुए थे या हम कोई। अच्छा सर, जिस वक्त के ऑपरेशन की आप बात फरमा रहे हैं, आजिज धामरा साहब, अलाउ मी टू ऐड वन थिंग। जिस वक्त के ऑपरेशन की आप बात फरमा रहे हैं, उस वक्त अनफॉर्चुनेटली मैं भी वहां लियारी में मौजूद था अपने एक प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के सिलसिले में। मैं जरा एक चीज कहना चाह रहा हूं। उज़ैर बलोच, अमजद साहब सर, एक बड़ी वैलिड पॉइंट अपने तौर पे मैं छक्का मारना चाह रहा हूं, जरा प्लीज सुनिएगा। जिस वक्त ये लियारी में ऑपरेशन हो रहा था, अच्छा, या ऑपरेशन का ड्रामा हो रहा था, चौधरी असलम साहब मरहूम उस वक्त वहां ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। अब वो ऑपरेशन पता नहीं किसके खिलाफ हो रहा था, मुझे नहीं समझ में आया। एक गली के कोने पे मैंने पुलिस को, रेंजर्स को खुद मौजूद पाया और दूसरी गली के कोने पे मैंने, मुझ नाचीज ने खुद उज़ैर बलोच का इंटरव्यू किया। अगर कराची के एक गली से दूसरी गली जाने में रेंजर्स को वीजा चाहिए होता है सर, कहलाता था, वहां पर ऑपरेशन किए हमने, बहुत सारे ऑपरेशन किए हैं सर। मेडिकल ऑपरेशन किया होगा, मैं इसके ऑपरेशन की बात कर रहा हूं। इस ऑपरेशन में तो कोई नहीं पकड़ा गया। उज़ैर बलोच का एक बयान बल्कि मैं आपको इसी मुनासबत से सुनवाना चाहूंगा, मुझे अच्छा याद है, जरा वो बयान चलाइएगा जी, जिसमें वो बता रहा है कि पीपल्स पार्टी ने मुझे असलहा दिया। सर एक सेकंड, अगर हमारे ये, मगर ऑपरेशन, एक सेकंड, हमें पीपल्स पार्टी के हुकूमत में उन्होंने ये असला दिया है, लेंस से हफ्ते असले हैं कि ताकि हम MQM को लियारी में इंटर होने ना दें। मल्लीर के लोगों को भी दिया है, हर जगह बलोच कम्युनिटी या पीपल्स पार्टी का ओल्ड बेगर सबको कलाशनों के परमिट दिए हुए हैं। सर आजिज धामरा साहब वो तो बता रहे हैं कि ये मुस्तहिकीन में बांटी जाने वाली खैरात की तरह पीपल्स पार्टी ने असला दिया था ताकि MQM को काउंटर किया जाए। कस्टडी में है किसी एजेंसी के। नहीं, ये उस ऑपरेशन के दिनों का इंटरव्यू है सर, ये बहुत पुराना इंटरव्यू है। थोप सकते ना? नहीं सर, ये इंटरव्यू बहुत पुराना है, ये ऑपरेशन के दिनों की बात है। हेलो सर, ये इंटरव्यू ऑपरेशन के दिनों का। आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, अब आ नहीं रही होगी, मुश्किल है। अच्छा, जरा लाउड एंड क्लियर जरा इनको आवाज तक पहुंचा दीजिएगा भाई। अच्छा, ये मुझे बताइएगा सर, कामरान साहब, वसीम अख्तर साहब का एक बयान सामने आया है, फरमाते हैं छुरी मार के आए। कराची में इस वक्त छुरी का फैशन चला है, हमने तो बड़े बड़े दहशतगर्द निपटा दिए। वसीम अख्तर साहब कौन होते हैं किसी को निपटाने वाले? दूसरी बात, MQM ने जितने लोगों को पिछले माजी में निपटाया है उनका हिसाब उनका आप आज तक भुगत रहे हैं। ये मुझे बताइएगा, ये सबसे पहले मारूं घुटना फूटे आंख, मैं सबसे पहले सवाल चना जवाब गंदू, एक आदमी जिससे कचरा नहीं उठ रहा, एक आदमी जिससे अपना काम नहीं हो रहा, वो चेयरमैन बन के आकर के इस तरह के इलॉजिकल, सेंसलेस, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बयान दे रहा है, कह रहा है हमने बड़े बड़े दहशतगर्द निपटा दिए। इनके ऊपर कितने मर्डर हैं ये मुझे बताइए। आपको टाइम देना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा, आपने ये 2-3 चीजें मर्ज कर दी तो मुझे आपको टाइम देना पड़ेगा थोड़ा सा। सबसे पहले मैं उज़ैर बलोच पर आऊंगा कि उज़ैर बलोच सर, अनफॉर्चुनेटली मुझे ब्रेक पे जाना है, आप काइंडली वसीम अख्तर साहब का जवाब दे दीजिए, मुझे ब्रेक लेना है। वो वाहिद जमात है कि जिसके कहने पर ऑपरेशन हुआ, उसकी वजह यही थी कि जिस तरह से बेगुनाह महाजिरों को गर्दनें काट करके, ज्यादतियों का निशाना बना करके, उनकी गर्दनें काट करके, जिस्म के एजा के मुख्तलिफ एजा के जो है वो पीसेस कर करके जिस तरह से फेंका जा रहा था, सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों जो है वो महाजिर नौजवानों को। जी बिल्कुल ऐसा हुआ, लेकिन साथ ही साथ ऐसा हुआ कि वाटर पंप पे ठेला लगाने वाला एक पठान बेचारा, ऑपरेशन उसके कान में एल्फी डाल दी गई, उसकी नाक काट दी गई, उसको मार दिया गया, ये सब भी हुआ। ये दो तरफा जहालत थी के साथ। तो वो और बदकिस्मती के साथ वो एक तरफा ऑपरेशन का जो है वो सामना करना पड़ा। मुत्तलका मूवमेंट के आज भी जो है वो कारकुनान रोजाना की बुनियाद पर गिरफ्तार किए जा रहे हैं। दूसरी बात ये
जो वसीम अख्तर साहब पे आ जाइए, जिक्र कर रहे हैं लियारी के 12 ऑपरेशन का, हमारे दर्जनों रेंजर्स के एहलकार शहीद कर दिए गए वहां पर लियारी में, हमारे पुलिस के अफसरान और एहलकार दर्जनों की तादाद में वहां पर शहीद कर दिए गए। आज भी सर जवाब अगर आप इनायत करें तो मेरी आने वाली नस्लें आपकी मशकूर ममनून। वसीम अख्तर भाई ने बिल्कुल सही कहा सिर्फ ये छुरा मार के हवाले से कि जो छुरा मार एक तो इनके कंट्रोल में नहीं है, सिंध गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। वसीम अख्तर आईजी, वसीम अख्तर की बात में वसीम अख्तर एक वेदांत के शेर हैं, वसीम अख्तर एक मेयर हैं जिनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, खुद उनके बकौल। वसीम अख्तर की बात कोई नहीं सुनता, वसीम अख्तर की बात केएमसी वाला नहीं सुनता। वसीम अख्तर अमन अमान के ऊपर कह रहे हैं मैंने बड़े-बड़े की बात कर रहे हैं, निपटा दिए। नहीं, वसीम अख्तर भाई जो है वो लॉ मिनिस्टर। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक मुख्तसर कमर्शियल ब्रेक पे जाने का। ब्रेक से अपनी इस गुफ्तगू को, इस लड़ाई झगड़े को इंशाल्लाह दोबारा कंटिन्यू करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, मदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद शुएब साहब, सर ये मुझे बताइएगा, आए दिन अखबारात में खबरें छपती रहती हैं, शाया होती रहती हैं, अखबारात के अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कवर करता है, फ़लाँ जगह से असलहा बरामद, असलहे का ज़ख़ीरा बरामद, ये बरामद वो बरामद। इतना असलहा तो नेटो ने नहीं एक्सपोर्ट किया होगा जितना पाकिस्तान में कराची में बरामद होता है। सर ये बताइए, ये असलहा कौन रख करके जाता है? चादर सुलेमानी ओढ़ी भी होती है या उसको एक्सपोज करने से कुछ मफादात को ज़र्ब पहुँचती है, इसलिए उनको एक्सपोज नहीं किया जाता? देखिए, बहुत सारे हेलो जी सर, आवाज़ आ रही है मुझे। बहुत सारे ऐसे रेड्स किए गए जहां पे ये पता था कि किसने ये काम किया। जरदारी साहब के फ्रंटमैन, उनके घरों पे छापे हुए, और इसके अलावा उनके जो ऑफिसर्स थे उन पे भी रेड किए गए, वहाँ से पकड़े गए। लेकिन फिर वो जब सारा कुछ सिंध गवर्नमेंट के हवाले कर दिया जाता है तो सिंध गवर्नमेंट उन केसेस को ख़राब कर देती है। बल्कि ये वो वक्त था जबकि मौलवी चांडियों ने भी शोर मचाया कि जी रेंजर्स को हमें लगाम देनी पड़ेगी। यानी जब अपने ऊपर हाथ आता है तो वो लगाम की बात आती है। इसी तरह जब लियारी में ऑपरेशन किया गया तो जो लोग पकड़े गए, ऑपरेशन तो हुए लेकिन उनके ट्रायल नहीं हुए। जो लोग पकड़े गए हैं वो मौजूद हैं या उनको छोड़ दिया गया है, वो सजाएं तो लाजमन नहीं हुई किसी को। तो ट्रायल का काम जो सिंध गवर्नमेंट ने करवाना है वो नहीं किया जा रहा। और जेलों की अबतरी हालत अबतर ऐसी है कि वहाँ पे पैसे दे के आप बिल्कुल 5 स्टार होटल में जिस तरह कोई काम करता है उस तरह की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो सिंध का ये बहुत बड़ा अलमिया है। फिर आपको याद होगा कि रेंजर्स ने इंटीरियर सिंध में जाके ये सोहेल अनवर सियाल साहब जो हैं, इनके कुछ फ्रंटमैन पकड़े थे वहाँ पे, और वो फिर छुड़वा लिए गए रेंजर्स को। यानी थाने में जाके रेंजर से ज़बरदस्ती उन लोगों को छुड़वाया गया और पाबंदी लगा दी कि रेंजर्स जो है वो इंटीरियर सिंध में जाके लोगों को नहीं पकड़ेंगे। तो जब हुकूमतें जराइम पेशा लोगों का साथ देती हैं और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं उनको शर्मिंदगी उठानी पड़ती है तो फिर काम बड़ा मुश्किल हो जाता है। शाहिदा रहमानी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक हमारे साथ मौजूद है। मैम, अमजद शुएब साहब फरमा रहे हैं कि जब हुकूमतें इंटरवीन करती हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को काम नहीं करने देती, सिंध की बात उन्होंने की, सोहेल अनवर सियाल साहब की बात की, जाहिर है लाजमी तौर पर उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। आप इस बयान की तरदीद करना चाहेंगी? एक तो आपकी आवाज़ मुझे बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है, बहुत कट रही है। उसके बावजूद मुझे ये समझ में आया है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के हवाले से कोई बात की जा रही है ना। तो अगर आप सिंध की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं क्या, तो सिंध के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत बेहतर है। पॉलिटिकल पार्टियों की कोई ऐसी इन्वॉल्वमेंट नहीं रही मेरे जो समझ सकती है, मैं उस बात को कर रही हूँ। क्या आप मुझे रिपीट कर सकते हैं तो बता दें। अच्छा मैम, पहले से सूरत हाल बेहतर है, आपने मेरी मालूमात में इजाफा किया, थैंक यू फॉर दैट। ये पहले खराब क्यों थी? आप दोबारा मुझे अगर कॉल कर लें क्योंकि मेरी लाइन। अच्छा, इनको दोबारा कॉल कर लें, दोबारा कॉल कर लें। जी मैम, आपको अभी दोबारा कॉल कर लें, दोबारा आवाज़ पता नहीं आएगी नहीं आएगी। बहरहाल
सर कामरान साहब, जब तक मैं आप पे हाथ साफ कर लूं, ये मुझे बताइएगा, ये मुझे बताइएगा, ये नहीं कि छुरा मार जो है वो गिरफ्तार नहीं हो रहा, छुरा मार गिरफ्तार नहीं हो रहा, नहीं सर, लॉ एंड ऑर्डर की बदतर सूरत हाल, सेफ सिटी में 60 सिटीज, सेफ सिटीज में कराची का आखिरी नंबर है, सबसे लास्ट आखिरी नंबर है कराची शहर का। तो आप ये बताइए कि ये लेकर इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत नाकाम हुई, बिल्कुल नाकाम हो गई। अच्छा ठीक है, फारूक सत्तार साहब कोई बात नहीं बताई, आपने कचरे की बात की। नहीं, कचरे की बात नहीं कर रहा, ये सियासी कचरे की बात कर रहा हूं, सियासी कचरा नहीं। मुझे मेरा सवाल तो थ्रो करने दीजिए ना, सवाल थ्रो करूंगा फिर जवाब दीजिए। एक मिनट, पहले वाले क्वेश्चन का जवाब नहीं, वो सवाल उनके लिए था, आपके लिए एक और नया सवाल है। नहीं सर, नहीं, वसीम अख्तर का सवाल वसीम अख्तर से पूछूंगा। ये मुझे बताइए, फारूक सत्तार साहब को इतना नहीं पता कि आप जो बात मुझे मेरे इल्म में इजाफा फरमा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत इनकॉम्पिटेंट है। पीपल्स पार्टी का वफ्द चल के बहादुराबाद जाता है और एक सेनेट के इलेक्शन में आप अपना उम्मीदवार दस्तबरदार करवा लेते हैं, ऐसा हुआ? देखिए जुटला दीजिए, बिल्कुल हुआ। अगर एक आदमी, एक पॉलिटिकल फोर्स गलत कर रही है पाकिस्तान के साथ, कराची के साथ, तो उसकी साथ देने की क्या जरूरत है? हमें अंदाजा था कि इखलाकी तौर पर हमने उनको वो फेवर किया, हमें अंदाजा था कि सेनेटर जो है वो हमारा मुंतखिब नहीं हो सकेगा, एमक्यूएम का मुंतखिब नहीं हो सकेगा, तो इस वजह से उनको सपोर्ट किया। तो कोई और आदमी ढूंढ ले, इखलाकी पीपल्स पार्टी ही। देखिए मुर्तजा वहाब जो है वो उम्मीद उनसे ये बांधी गई या रखी गई, ये समझा गया कि वो कराची शहर के हैं, तो कराची के हवाले से कराची के हवाले से उम्मीद एमक्यूएम बड़ी लगा रही थी। एक बात मुझे बताइए, एक आदमी गूंगा है, वो गाना कैसे गाएगा? एक आदमी अंधा है, वो देख के कैसे चलेगा? एक आदमी माजूर है, वो गाड़ी कैसे ड्राइव करेगा? ये अगर अज्यूम कर लें कि वो लंगड़ा है। शाहिदा रहमानी साहब, ये मुझे बताइएगा, मैम आपको मेरी आवाज अब सुनाई दे रही है साफ? ये बिल्कुल आ रही है। अल्लाह तेरा शुक्र। अच्छा मैम, ये मुझे बताइएगा, ये उज़ैर बलोच कह रहा था कि मैंने कुछ लोगों को कत्ल, कुछ तो मैं इखलाकन कह रहा हूँ, 197 मर्डर उसने कबूले हैं। कुछ लोगों को कत्ल करने के बाद, बल्कि अरशद पप्पू को कत्ल करने के बाद उसके सर से फुटबॉल खेली, पुलिस मोबाइल में उसको उठाया, अगवा किया। सीसीपीओ उस वक्त के वसीम अहमद साहब, उनका नाम लिया, और डायरेक्टर फिशरीज उस वक्त जो निसार मोराई थे, उनकी अपॉइंटमेंट का वो क्लेम कर रहा है कि सब काम मैंने किए। एक इंडिविजुअल उज़ैर बलोच, पीपल्स पार्टी की पूरी हुकूमत, पीपल्स पार्टी की पूरी क़यादत को माइनस करके एक अकेला उज़ैर बलोच दादे ऐश देता रहा सूबे में। आप लोग कहां थे? देखिए जनाब, जब उज़ैर बलोच साहब ने अपने ताकत के बलबूते पे लियारी को यरगमाल बनाया, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी जिसने लियारी में कभी हमने उज़ैर बलोच के अड्डे पर हाजिर दी वो जुड़ाने के बाद में सीएम साहब ने, कायम अली शाह साहब ने, उज़ैर बलोच की वो वीडियोस मौजूद हैं जिसमें वो जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को, मोहतरमा फरियाद साहबा को बुरा भला कहता है, और वो वीडियोस भी मौजूद है। मैडम अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है और ये ट्रांसमिशन वाले मुझे 1 घंटे का टाइम स्लॉट अभी इस वक्त और देते, तो मैं आपके लिए 2 वीडियो अभी और चला सकता हूं, जिसमें वो आसिफ अली जरदारी को सिर्फ रहमतुल्लाह अलैह नहीं कह रहा, उनको अपना पीर और मुर्शिद पता नहीं क्या क्या कह रहा है वो। नहीं, वो भी वीडियोस मौजूद है, देखिए 3 लाख असला लाइसेंस किसने दिए और क्यों दिए? यहाँ पर बेगुनाह महाजिरों को शहीद करने के लिए दिए गए। एक सेकंड, या तो आप मुझे बात करने दें या फिर आप बात कर लें। मैडम कामरान साहब बात कर रहे थे, मैंने उन्हें रोक दिया, आप गुफ्तगू कीजिए। JIT की रिपोर्ट थी, JIT की रिपोर्ट के अंदर 3 पुलिस, वो बिल्कुल भी उसने ना किसी भी लीडरशिप का नाम नहीं लिया। आज आप कहें कि उज़ैर बलोच ने ये कहा, उज़ैर बलोच ने ये कहा, पीपल्स पार्टी ने ना तो कभी उज़ैर बलोच को ऑन किया, हमेशा उज़ैर बलोच ने भी पीपल्स पार्टी को ऑन नहीं किया, और उसने कहा कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ही थे ना ये जुल्फ़िकार मिर्जा, ये तबलीगी जमात में थे? वो तो कहते थे कि ये मेरे भाई हैं, मेरे बच्चे हैं, मैं उनको ऑन करता हूँ। 3 लाख असला लाइसेंस दिए थे, मेरे प्रोग्राम में बैठ के उन्होंने कहा था। आप कहाँ थी उस वक्त? देखें, जब उज़ैर बलोच ने जुल्फ़िकार मिर्जा को ऑन किया और जुल्फ़िकार मिर्जा ने उज़ैर बलोच को ऑन किया, तो उस वक्त उसने तो एक दफा नहीं कहा कि जुल्फ़िकार मिर्जा का नाम लिया, जिनको वो बुरा भला कहता था, जिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को वो बुरा भला कहता था, उसके ऊपर तो आप एलिगेशन लगा रहे हैं। और जो जुल्फ़िकार मिर्जा उसको सपोर्ट करता था, आपने उसके बारे में नहीं कहा कि वो जुल्फ़िकार मिर्जा के बारे में क्या कह रहा है। अच्छा चले ठीक है। अच्छा अमजद साहब, सर ये मुझे बताइएगा अमजद साहब कि असला किसने दिया और किस लिए दिया गया, गिरफ्तार हुआ, किस पार्टी के लिए दिया गया, उसके साथ जो कुछ भी होगा। उज़ैर बलोच ने ये बाकायदा एतराफ़ी बयान दिया है कि उसने ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसीज को पाकिस्तान की हसास तनसीबात से मुताल्लिक या पाकिस्तान की हसास इंफॉर्मेशन जो है उनसे शेयर की हैं। बताया जा रहा है कि ये कुलभूषण के मानिंद उसने जुर्म कमिट किया है। कुलभूषण के साथ तो जो कुछ होगा वो एक अलग माजरा है, उसके ऊपर एक अलग से प्रोग्राम कर लेंगे।
ये मुझे बताइए, उज़ैर बलोच को अगर टांग दिया तो कभी भी जिस तरह सौलत मिर्जा को खामोश करा दिया गया, उसके हैंडलर्स तक पहुंचे बगैर, आपके ख्याल में ये इंसाफ होगा? पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, नून लीग की हुकूमत आई, लेकिन उसके बावजूद हुकूमतें बदलती चली जा रही हैं, निज़ाम इंसाफ हमारा वैसे ही है, मामलात हमारे वैसे ही चल रहे हैं, क्या होगा? क्या देखिए, आर्मी ने जब उसको लिया है तो उस वक्त उसका मसला यही था कि वो जो ईरानियन इंटेलिजेंस या और गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ मिलकर काम करता रहा है, उसके बारे में उसकी तहकीकात करनी थी, उसकी इंटेरोगेशन होनी थी। लेकिन उससे पहले उसकी जीआईटी मुकम्मल हो चुकी है और उस जीआईटी की मुकम्मल रिपोर्ट, उसकी रिकॉर्डिंग यानी वीडियो रिकॉर्डिंग भी और बाकी रिपोर्ट लिखी हुई भी, ये वजारत दाखिला में पड़ी हुई है। अब ये वजारत दाखिला का काम है कि वो उन केसेस को लेके आगे चलना चाहते हैं या नहीं चलना चाहते, क्योंकि उन्होंने ही आगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट को बताना है या खुद उन्होंने, क्योंकि ऐसे केसेस जो हैं वो अमूमन मिलिट्री कोर्ट्स में चले जाते हैं, तो ये फैसला किसी ने करना होगा वजारत दाखिला में। बहरहाल आर्मी उसकी इंटेरोगेशन वगैरह करके, तो मेरा ख्याल है कि जो इंटेलिजेंस रिलेटेड चीज़ें थी या दुश्मन के साथ जो उसके तावन के वाक़यात थे, उनके बारे में तहकीकात हो चुकी हैं। अब जैसे फेडरल गवर्नमेंट फैसला करेगी, क्योंकि उससे मुकदमात बहुत ज़्यादा है, कराची से रिलेटेड बहुत ज्यादा है। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हुआ। अनफॉर्चुनेटली वक्त की हमें अपने प्रोग्राम को रैप अप करना पड़ा है। कामरान अख्तर साहब, बहुत माजरत के साथ हमें यहाँ वाइंड अप करना पड़ेगा। नाज़रीन, उज़ैर बलोच किसका था, उज़ैर बलोच का कौन था, इसका फैसला आने वाला वक्त करेगा। लेकिन यहाँ नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।